आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे साहित्यकार और लेखक जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएं और आलोचनाएं की। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी इन्हीं के द्वारा हुआ, इसलिए इनको साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आलोचक की उपाधि प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभाषी देवी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया और इन्होंने 1921 में मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद गणित में कमजोर होने की वजह से यह इंटर की परीक्षा न दे सके। पिताजी इनको वकालत कराना चाहते थे, उसमें रुचि न होने के कारण अनुत्तीर्ण हो गए। शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल के अध्यापक हो गए। इसी समय से इनकी पत्र पत्रिकाओं में लेख छपने लगे और इनकी योग्यता को देखते हुए काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा गया। वे काशी नागरी प्रचारिणी में संपादक पद की भी शोभा बढ़ाएं। साहित्य में इनका अनेक योगदान है। अनेक साहित्यकारों ने हिंदी के साहित्य को लिखा, परंतु सर्वश्रेष्ठ इन्हीं का माना जाता है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। जब रामचंद्र शुक्ल बीएचयू में पढ़ाने गए तो वहाँ पे पुस्तकों का बड़ा अभाव था। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगा था, उनका गणित बहुत कमज़ोर था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका गणित बहुत कमज़ोर था, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उन्होंने काल गणना किया है, उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता है कि रामचंद्र शुक्ल का गणित बहुत कमज़ोर था। हमें तो लगता है कि वह मतलब कि उनकी जितनी जानकारी थी वह शायद 3 घंटे के पेपर में पूरी नहीं हो पाती होगी, इसीलिए उनके क्वेश्चन भी कम पड़ जाते होंगे, लिखने का समय कम पड़ जाता। सूर, तुलसी और जायसी के जैसे निष्पक्ष, मौलिक और विद्वतापूर्ण आलोचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की, वैसी अभी तक कोई भी न कर सका। निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का स्थान बहुत ऊपर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम साहित्यिक इतिहास लेखक हुए। इन्होंने साहित्य की शिक्षित जनता के साथ समबद्ध किया और इनका इतिहास केवल कवि जीवनी या ढीले सूत्रों में गुथी आलोचनाओं से आगे बढ़कर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से संकलित हो उठा। वह कवि मात्र व्यक्ति न रहकर परिस्थितियों के साथ अबाध्य होकर जाति के कार्यकलापों की भी सूचित करने लगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन और उनके युगों का नामकरण भी किया और इसके अतिरिक्त इस प्रवृत्ति साम्य एवं युग के अनुसार कवियों को समुदाय में रखकर इन्होंने सामूहिक प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। यह श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। हिंदी में गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। जब वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने तो पुस्तकों का सर्वथा अभाव था। उन्होंने बीड़ा उठाया कि सबसे पहले हम इन पुस्तकों का अभाव दूर करेंगे। इसलिए इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया और दूर दराज क्षेत्रों से और दूर दराज क्षेत्रों में जाकर और पुस्तकें इकट्ठा किए और उसके आधार पर विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले कुछ ग्रंथों का प्रतिपादन किया, जिसमें उनके हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रमुख है। उनके पहले बहुत सारे इतिहास लिखे जा चुके थे। गरसादी तासी ने लिखा था, मिश्र बंधुओं ने लिखा था, ग्रियर्सन ने लिखा था, लेकिन उन लोगों ने जो भी इतिहास लिखा था उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं थी। इधर का उधर जैसे जो मिला उसको उन्होंने समायोजित करके अपने इतिहास ग्रंथ का सूत्रपात किया था। रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं
तो वह एक विजन के साथ लिखते हैं। पहले वो साहित्य की परिभाषा करते हैं, उसके बाद काल निर्धारण का एक वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत करते हैं। वे सबसे पहले साहित्य के इतिहास की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। इस साहित्य के चित्रवृत्ति में ज्यों-ज्यों परिवर्तन होता रहता है, साहित्य का स्वरूप भी वैसे ही बदलता रहता है। मैंने इन्हीं चित्रवृत्तियों के परिवर्तन के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। पहली बार यह चीज पहली बार हुआ। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साहित्य को उठा के देख लीजिए, वहाँ वर्गीकरण को देख लीजिए, तो एक निश्चित मानदंड को लेकर काल विभाजन होता है, देखा जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव, विभाव, रस आदि की पुनर्व्याख्या की, साथ ही साथ विभिन्न भावों की व्याख्या में उनका पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण पग पग पर दिखाई दिया। शुक्ल जी ने अनेक रचनाएं की, जिसमें से कुछ प्रमुख है। निबंध की अगर हम बात करें तो विचार विधि और चिंतामणि प्रमुख है। आलोचना की बात करें, रसमीमांसा, लिवेड़ी और सूरदास प्रमुख है। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है। संपादन की बात करें तो तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, आनंद कादम्बिनी इत्यादि प्रमुख हैं। शुक्ल जी की भाषा खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में 3 शैली का प्रयोग किया था। प्रथम आलोचनात्मक शैली, द्वितीय भावनात्मक शैली और तृतीय गवेषणात्मक शैली। इन तीनों शैलियों का प्रयोग उन्होंने भरपूर अपनी रचनाओं में किया। शुक्ल के भाषा की बात करते हैं तो उनकी भाषा जो है उनके व्यक्तित्व के अनुरूप थे। रामचंद्र शुक्ल गंभीर व्यक्तित्व के थे, इसलिए जब वह भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनकी शैली या उनकी भाषा अपने आप क्लिष्ट हो जाती है, क्योंकि उनका जो विचार मंथन था वह बहुत गहरा हुआ करता था। और स्वाभाविक सी बात है कि जो गहराई से विचार करेगा उसकी भाषा भी थोड़ी क्लिष्ट होगी। यह अपने साहित्य में सूत्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। सूत्रात्मकता का मतलब यह होता है कि पहले यह कोई सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और बाद में उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे क्रोध निबंध में वे लिखते हैं कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। हाँ, फिर बाद में उसको समझाते हैं कि किस तरह जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम प्रतिकार करते हैं, उसके बाद हम प्रतिकार होता है, उसके बाद क्रोध उत्पन्न होता है, और यही क्रोध जब अस्थायी रूप ले लेता है तो वह बैर का रूप धारण करता है। क्रोध की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जब क्रोध की परिभाषा करते हुए वह कहते हैं कि आसन्न दुख की आवृत्ति को देखकर जो मनोभाव उत्पन्न होता है उसको क्रोध कहते हैं। यानी अमूर्त चीजों को भी परिभाषाबद्ध करना यह रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशिष्टता थे, और यही कारण है कि उनके मनोविकार संबंधी निबंध लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन का कार्य किए। बाद में वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और इसी के साथ हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र मानसिकता का व्यक्ति 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को मृत्यु की ओर अग्रसर हो गया।